क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत हमें आपको बताना है किस प्रकार से सूक्ष्मजीव मानव कल्याण में लाभकारी होते हैं। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये सभी जगह पाए जाते हैं। ये मृदा यानी सॉइल, जल यानी वाटर, वायु यानी एयर, मानव शरीर के अंदर जंतुओं तथा पादपों में मिलते हैं। गर्म सल्फर के झरनों, गीजर के भीतर, मृदा में गहराई तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी के झरनों में, बर्फ़ की परतों के नीचे, अम्लीय वातावरण में भी सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं। सूक्ष्मजीवों के विविध रूप हैं, जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक इत्यादि। विषाणु, वायराइड्स, प्रियांस, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक यानी प्रोटीनेशियस इन्फेक्टस एजेंट्स होते हैं। सूक्ष्मजीवों का संसार जीवधारियों का अनूठा संसार है। संसार में ऐसे जीव जिन्हें हम नेकेड आइज यानी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं एवं जिनके अध्ययन के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं। सूक्ष्मजीवों में जैसा अभी हमने बताया कि जीवाणु, प्रोटोजोवंस, ईस्ट, शैवाल तथा कवक आते हैं। इसके अलावा विषाणु, वायराइड्स, प्रियांस, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और प्रोटीनीय संक्रमित कारक आते हैं। सूक्ष्मजीवों के अध्ययन को सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्मजीवों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉक ने देखा था। इसीलिए एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। इस तरह से सूक्ष्मजीव यानी जीवाणु तथा कवकों को हम पोषक माध्यम में उगा सकते हैं। सूक्ष्मजीव जंतुओं, मानव तथा पादपों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ हमारे लिए भोजन, फल, सब्जी इत्यादि को खराब भी कर देते हैं, किंतु सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते। कुछ सूक्ष्मजीव तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये घरों पर, खेतों में, अनेक उद्योगों में, दवाई उद्योग में जैव उर्वरक के रूप में और बायोगैस के उत्पादन द्वारा ऊर्जा प्रदान करने में और वाहित मल के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसीलिए मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सूक्ष्मजीवों के योगदान की भूमिका का अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम सूक्ष्मजीवों की भूमिका हमारे लिए कल्याणकारी रूप में किस प्रकार होती है जानना चाहते हैं तो हम विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। जैसे सूक्ष्मजीव घरेलू खाद्य उत्पादों में, प्रतिजैविक या औषधि उद्योग में, औद्योगिक उत्पादन में, कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में, वाहित मल के उपचार में, ऊर्जा उत्पादन तथा बायोगैस उत्पादन में तथा जैव नियंत्रण कारक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं भूमिकाओं में हम एक एक भूमिका को सूक्ष्मजीवों की एक एक भूमिका को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, यहीं से स्पष्ट होता है किस प्रकार से
सूक्ष्म जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ईसा पूर्व से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थ बनाने में कुछ जीवाणुओं और ईस्ट कोशिकाओं का रसोई में उपयोग करता आया है और आज भी इनका उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि दही या योगर्ट के निर्माण में दूध से दही बनाने के लिए उसमें जामन की आवश्यकता पड़ती है। थोड़े से जामन में लाखों करोड़ों की संख्या में 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं, स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफाइलस तथा लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस या लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। अर्थात ये दोनों जीवाणु बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्ट्रेप्टोकाकस अम्ल बनाता है तथा लैक्टोबैसिलस सुगंध प्रदान करता है। ताजे बने दही या योगर्ट के प्रति 1 ग्राम में 10⁹ बैक्टीरिया होते हैं। दही में विटामिन B12 की मात्रा दूध से बहुत अधिक होती है, इसलिए दही की पोषण संबंधी गुणवत्ता भी दूध की तुलना में अधिक होती है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले विकारों की रक्षा करता है। इस तरह से सूक्ष्म जीव यानी दोनों बैक्टीरिया जिनके नाम हमने बताए हैं, स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफाइलस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ये जीवाणु हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार ब्रेड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्रेड का उपयोग हम लोग अपने नाश्ते के लिए अक्सर करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंधा जाता है और इसमें किण्वन के लिए बेकर मिलाया जाता है। बेकर के रूप में ईस्ट, जो कि एक प्रकार का कवक है, सैक्रोमाइसेस सर्विसी को मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। इससे आटे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है और आटा फूलकर उभर जाता है। बेकर ईस्ट में किण्वन हेतु एक महत्वपूर्ण एंजाइम जाइमेज पाया जाता है। जाइमेज एंजाइम के जाइमेज एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट के बेकर स्ट्रेन, जिसका अभी नाम हमने बताया है, सैक्रोमाइसेस सर्विसाई द्वारा वायुजीवी दशा अर्थात वायु की उपस्थिति में आटे में खमीर उठाया जाता है। गोभी, गाजर, सलजम आदि के अचार भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। इसी तरह से डोसा और इडली हम सभी लोग नाश्ते के रूप में इनका भी उपयोग करते हैं। इनके बनाने में भी सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा और इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, इसमें ल्यूकोनास्टाक और स्ट्रेप्टोकाकस बिकैलिस जीवाणुओं के मिश्रण द्वारा किण्वित किया जाता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरे भाग से निकलती है, इसी के कारण छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं और ये डोसा और इडली इसी के कारण से स्पॉन्जी होते हैं। इसके अलावा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन, जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन या शॉर्ट फॉर्म में SPC के नाम से जानते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण पोषक होता है। इसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। स्पाइरुलिना, जो कि एक कोश की शैवाल होता है, इसका उपयोग प्रोटीन के रूप में किया जाता है। इस शैवाल में लगभग 60% प्रोटीन, सभी प्रकार के खनिज लवण,
विटामिन और असंतृप्त वसा पाए जाते हैं। ईस्ट जो कि एक कोश की कवक होता है, इसे भी हम सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में उपयोग में लाते हैं। इसी प्रकार से और कई जगहों पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग इस प्रकार से होता है जो कि हमारे घरेलू उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे मांस एवं मछली, विभिन्न प्रकार के मांसाहारी खाद्य उत्पाद जैसे सॉसेज, हैम, फिश सॉस, सलामी आदि बैक्टीरियल किण्वन द्वारा बनते हैं। सॉसेज किण्वन में मुख्य रूप से पेडिकोकस सेरिवेसी तथा लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरम का प्रयोग किया जाता है। इस रूप में मसालेदार मांस को संग्रहित किया जा सकता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग और भी कई प्रकार से हो सकता है। अब बारी आती है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऐसे बहुत से औद्योगिक उत्पाद होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पाद जैसे कि मादक पेय पदार्थ तथा प्रतिजैविक आदि के संश्लेषण में किया जाता है। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। इस बड़े बर्तन को हम फर्मेंटर या किण्वक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों महत्वपूर्ण भूमिका औद्योगिक उत्पादों को बनाने में निभाते हैं। जैसे कि आप इस फर्मेंटर को देख रहे हैं, इसी फर्मेंटर के सहायता से हम किण्वन की क्रिया को संपन्न कराते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, सबसे पहले हम जानते हैं कि किण्वित पेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं और इनका क्या उपयोग होता है। वाइन बियर तथा अनेक किण्वित एल्कोहलिक पेय पदार्थों का औद्योगिक उत्पादन इन्हीं सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। सूक्ष्म जीव विशेष करके ईस्ट जो कि एक कोश की कवक होता है, इसका उपयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो सामान्यतः वीवर्स ईस्ट के नाम से फेमस होता है, ब्रेड बनाने तथा मल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथेनॉल या एथिल अल्कोहल उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के एल्कोहलिक पेय पदार्थ किण्वन द्वारा विभिन्न प्रकार के संसाधन यानी आसवन या उसके बिना भी हम कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के किया जाता है, जबकि व्हिस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक हेडिंग्स को आप ध्यान देना है, जिसमें उस पदार्थ को बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। इस चार्ट के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के एल्कोहलिक पेय पदार्थ और उनके कच्चे पदार्थ तथा उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, इसे भली भांति समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसे पेय पदार्थ बताने वाले हैं जो आसवन रहित होते हैं, जिनका डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है। उनमें सबसे पहला नाम है बियर का। बियर बनाई जाती है, इसके लिए कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। जौ को या जिसे हम माल्ट कहते हैं, उसके द्वारा बियर बनती है और इसमें अल्कोहल की मात्रा 4 से 5% तक ही होती है। दूसरा आसवन रहित अल्कोहल होता वाइन, जो कि अंगूर के रस से बनाई जाती है। इसमें 10 से 12% अल्कोहल उपस्थित होता है। तीसरा आता है साइडर
ये भी आसवन रहित अल्कोहल होता है, जो कि सेब के रस और शर्करा के द्वारा बनाया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 3 से 6%, 3 से 6% तक होती है। जबकि आसवन विधि द्वारा उत्पन्न होने वाले पेय पदार्थ सबसे पहला आता है ब्रांडी, जो कि सेब और चेरी का रस होता है, उसी के किण्वन से बनती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% तक होती है। दूसरा व्हिस्की आता है, जौ, राई, मक्का या आलू से प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का आश्वित या आसवन विष से उत्पन्न होने वाला अल्कोहल होता है, जिसमें 40 से 50% मात्रा अल्कोहल की होती है। रम शीरा से बनता है, इसमें भी 45 से 55% तक अल्कोहल होता है। वोडका राई से बनता है, जिसमें 40 से 55% अल्कोहल होता है। तथा जिन जो जौ से मिलता है, इसमें भी 40 से 45% अल्कोहल पाया जाता है। इस तरह से ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के किण्वित पेय पदार्थों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के अल्कोहल में जो आसवन रहित अल्कोहल होते हैं, उनमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, लेकिन जो आसवन विधि से प्राप्त अल्कोहल होते हैं, इनमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सूक्ष्म जीवों की मदद से प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक बनाने में सूक्ष्म जीवों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। एंटीबायोटिक्स सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको नाम विशेष रूप से ध्यान देना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में स्टेफाइलोकॉकस, नाम याद रखिएगा, स्टेफाइलोकॉकस जीवाणु का प्रयोग करते समय सर्वप्रथम पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। अर्थात एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे पदार्थ हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तथा उनकी उपापचय क्रियाओं को रोकने में सक्षम होते हैं, उन्हें नष्ट भी कर देते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, आरियोमाइसिन तथा टेरामाइसिन। इसी प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जैसे निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड आदि अनेक घातक रोगों के उपचार में लाभदायी सिद्ध हुए हैं। कुछ बैक्टीरिया के एंटीजन से चेचक, हैजा तथा अन्य रोगों के वैक्सीन भी बनाए जाते हैं। इस तरह से एंटीबायोटिक को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं। पहले एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाते हैं। इस प्रकार के एंटीबायोटिक भिन्न समूहों एवं भिन्न संरचना वाले अनेक प्रकार के रोग जनकों को नष्ट कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की श्रेणी में आता है। दूसरे विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्पेसिफिक और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। इस प्रकार के एंटीबायोटिक केवल एक प्रकार के ही रोग जनक के लिए प्रभावी होते हैं। इस तरह से एंटीबायोटिक को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूक्ष्म जीवों की मदद से ही हम एंटीबायोटिक का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक दवा को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। इस खोज के लिए उन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन को पेनिसिलियम क्राइसोजीनम द्वारा तैयार किया जाता है। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग वाक्समैन ने सन 1942 में किया था।
एक्टिनोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को प्राप्त करने का श्रेय भी वाक्समैन को जाता है। इस तरह से एंटीबायोटिक के बारे में आपको जो हमने अभी बताया हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये आपके नोट्स में दिख नहीं रहा है। एंटीबायोटिक की क्रिया कैसे होती है, तो क्रिया को भी हम सूक्ष्म रूप से जान सकते हैं कि जैसे कि एंटीबायोटिक करता क्या है, ये उपापचयी मार्गों पर क्रिया करके सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करता है, उन्हें नष्ट भी कर देता है। जैसे कि पेनिसिलिन जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोक देता है और टेट्रासाइक्लिन ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से नहीं बंधने देता है और क्लोरेमफेनिकॉल सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। इस प्रकार से एंटीबायोटिक हमारे शरीर में पहुंचकर जीवाणुओं को कंट्रोल करने का काम करता है। एक अच्छी एंटीबायोटिक उसे कहा जाता है जो कि पोषक के लिए हानि रहित हो, पोषक जिसमें जीवाणु पहुंच गया है उसमें कोई हानि न पहुंचाए, जबकि रोग जनकों के सभी स्ट्रेन के लिए प्रभावी हो, तुरंत क्रिया करे तथा पोषक के आहार नाल के सूक्ष्म जीवों को भी कोई नुकसान न पहुंचाए। ऐसे गुण वाली एंटीबायोटिक को एक अच्छी एंटीबायोटिक कहा जाता है। इस तरह से आप कुछ एंटीबायोटिक के नाम और उनके जीवाणु के नामों को भी जान लें। जैसे एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन और इस जीवाणु से प्राप्त होती है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। दूसरा एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली नामक जीवाणु से प्राप्त होती है। और इरिथ्रोमाइसिन अगला एंटीबायोटिक है जिसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्राइयस से प्राप्त करते हैं। और पॉलीमिक्सिन भी, इसे हम एरोबैसिलस पॉलीमिक्सा के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस तरह से सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणुओं का उपयोग एंटीबायोटिक के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला आता है रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणुओं के निर्माण में। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। उनमें से जो अगला प्रकार आप देख रहे हैं वह है विभिन्न प्रकार के रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणुओं के निर्माण में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के ऐसे जीवाणु होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों को बनाने में किया जाता है, जैसे कार्बनिक पदार्थ, अल्कोहल, एंजाइम तथा व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग बड़े पैमाने में करके हम महत्वपूर्ण उत्पादों को प्राप्त करते हैं। जैसे पहला है सिट्रिक एसिड, यह मोल्ड द्वारा किण्वन से बनता है। पेनिसिलियम शर्करा के से साइट्रिक एसिड बनाता है, पेनिसिलियम शर्करा से साइट्रिक एसिड बना देता है और साइट्रिक एसिड साइट्रेट्स और पेय पदार्थों के निर्माण में काम आता है। दूसरा है एसिटिक एसिड, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर एसिटी नामक बैक्टीरिया द्वारा शर्करा के घोल का किण्वन करके सिरका और एसिटिक एसिड को बनाया जा सकता है। प्रथम चरण में कार्बोहाइड्रेट का ईस्ट द्वारा अल्कोहलिक किण्वन से अल्कोहल बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज। ईस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है। इस ग्लूकोज को पहले वो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। फिर दूसरे स्टेप में एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु अल्कोहल का ऑक्सीकरण एसिटिक अम्ल में कर देता है। पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल बन जाता है, दूसरे स्टेप में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण केमिकल होता है जिसे हम लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। लैक्टिक एसिड भी सूक्ष्म जीव की मदद से बनाया जाता है। मक्का स्टार्च, आलू स्टार्च अथवा सीरा जिसे मोलासेस कहते हैं,
इसका लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस तथा स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस के साथ किण्वन प्रक्रिया करके हम लैक्टिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूटारिक एसिड ये क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जीवाणु की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार फ्यूमेरिक एसिड इसे शर्करा में राइजोपस नाइग्रिकेंस कवक की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। और कुछ एंजाइमों के बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीवों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। तो एंजाइमों में बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीएजेज की। प्रोटीएजेज इसे एस्परजिलस ओराइजी बैसिलस सबटिलिस से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग डिटर्जेंट उद्योग में भारी मात्रा में किया जाता है। प्रोटीएजेज के बाद आता है पैक्टिनेजेज। पैक्टिनेजेज एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग ग्रीन कॉफ़ी के किण्वन, फलों के रसों को साफ करने तथा विभिन्न प्रकार के फाइबर्स को, रेशों को मुलायम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है पैक्टिनेजेज के बाद आता है स्ट्रेप्टोकाइनेजेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TPA कहते हैं, यह स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। इसका उपयोग रुधिर के थक्के ब्लड क्लॉट्स को घोलने के रूप में किया जाता है। अगर ब्लड क्लॉट्स हो चुका है तो उसे ये डिजॉल्व करने में सक्षम होता है। इस तरह से कुछ एंजाइम जिनके बारे में आपने जाना, प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, सेलुलेज, पैक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये ऐसे एंजाइम हैं जिन्हें हम जीवाणुओं की मदद से प्राप्त करते हैं। जैसे लाइपेज, ये एंजाइम लिपिड के पाचन में सहायता करता है। इसका संश्लेषण एक फंजाई जिसे जियोट्राइकस कैंडिडम या कैंडिडा लाइपोलाइटिका या एस्परजिलस नाइजर या फिर म्यूकर जवानिकस द्वारा किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग तेलों के जल अपघटन, साबुन उद्योगों और लॉन्ड्री में वसा के दाग धब्बों को मिटाने के लिए लाइपेज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अब आता है कुछ बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। उनमें सूक्ष्मजीव क्या भूमिका निभाते हैं, इसे भी समझना आवश्यक है। अन्य जैव सक्रिय अणु जैसे साइक्लोस्पोरिन ए है, इसका उपयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक या इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। मोलस्कस परफ्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न स्टेटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो आज आपने इस चैप्टर के अंतर्गत मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों की कई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जाना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो के माध्यम से हम वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, इसे बताने का प्रयास करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, जो भी आज आपको जानकारी दी गई है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के चैप्टर के अंतर्गत, इसे आप अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर के अंतर्गत निश्चित रूप से कई प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। इसलिए जो भी आपने अब तक सुना है, इसे आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका में आपके प्रश्न पत्र में परिलक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।